गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज फ्रेंड्स हम लोगों का जो सेट नंबर 11 है ज्योग्राफी का, ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ज्योग्राफी से और आपका जो आरओ में एक टॉपिक है एग्रीकल्चर, ठीक है ना। इसमें इन क्वेश्चंस को हमने ऐड किया है, ठीक है। एग्रीकल्चर से आप लोगों को पता होगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, जैसे फसल हो गए, उनकी प्रजातियां हो गई, ठीक है ना, उससे जुड़े हुए रोग हो गए कि कौन सी फसल में कौन सा रोग पाया जाता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन काफी आते हैं, तो आप इनको अपने स्तर से तैयार करें, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को हमने इस टेस्ट में शामिल किया है, तो एंड तक बने रहिएगा, आपको काफी महत्वपूर्ण चीजें जानने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। नंबर 1, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जो हमारा इकोसिस्टम है उससे संबंधित ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें देखें अगर हम लोग। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या कह रहा है भाई? स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, ओके। और नंबर 2 है द्वितीयक उत्पादक का संदर्भ पर पोषी स्तर के उत्पादन से होता है। क्लियर है? ओके। देखिए जो हमारी खाद्य श्रृंखला है ना, ओके, और या पोषी स्तर की बात करें तो पोषी स्तर में बेसिकली जो सबसे बॉटम पे लेवल है, ओके, या पोषण स्तर है, यहां पे होते हैं प्राथमिक उत्पादक। कौन होता है यहां पे? प्राथमिक उत्पादक, ओके। ये प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी, ये किसी और पे निर्भर नहीं होते हैं। स्व मतलब खुद से, ये अपना भोजन खुद से निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण खुद से करते हैं, ओके। और दूसरी चीज कि ये किसी और चीज पर डिपेंड ना होके इनके लिए जो प्राइमरी जो एनर्जी सोर्स है वो सनलाइट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ अपने भोजन का, जल का ये खुद से अरेंजमेंट करते हैं। तो ये स्वपोषी स्तर पे इसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो पेड़ पौधे जो प्लांट्स हैं, ओके, उनको इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो जो ऐसी वेजिटेशंस हैं उनको हम लोग किस में रखते हैं? प्राथमिक लेवल पे। इसको कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता, प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर है, ठीक है ना, ये भोजन तैयार कर रहे हैं जिसको कौन आगे वाले लेवल के जो आगे पोषण स्तर है उसके जीव क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे, उसका भक्षण करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर है? तो पोषण स्तर 1 जो है वहां पे कौन होता है भाई? आपके स्वपोषी जीव होंगे, ओके, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। क्लियर है? तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है द्वितीयक उत्पादक का संदर्भ। द्वितीयक उत्पादक, अब देखिए सेकेंडरी लेवल पे आते हैं तो ये हो गए आपके जो द्वितीयक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, ओके, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। क्लियर? पहली चीज। और ये द्वितीयक उत्पादक अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है? इस प्राथमिक स्तर पे। यानी जो ये स्वपोषी स्तर वाले जो वेजिटेशन या जीव के हैं हम लोग, इन पर ये निर्भर है, जिसमें पेड़ पौधे, और उन्हीं से ये अपना आहार ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे ये उन पर डिपेंडेंसी होने की वजह से, दूसरे पे डिपेंडेंसी होने की वजह से इनको परपोषी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो द्वितीयक उत्पादक का संदर्भ किससे हो गया? परपोषी स्तर के उत्पादन से होता है, ठीक है ना। तो द्वितीयक उत्पादक हो गया आपका परपोषी स्तर, ओके। और यहां पे ये आपका प्राथमिक स्तर के जो आपके ऑर्गेनिज्म है उन पर ये निर्भर होते हैं। तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट यहां पे क्या कह रहा है? सही है ये। तो खाद्य श्रृंखला में इस तरीके से। अब दूसरे के बाद तीसरे स्तर पे चलेंगे तो वहां पे आपके तृतीयक उत्पादक आ जाएंगे और सेकेंडरी प्रोड्यूसर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाएगा, निर्भरता उनकी दूसरे अपने से नीचे वाले लेवल पे बढ़ती जाएगी, ओके। तो आपका इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? तो देखिए ये 1942 में एक विद्वान जिनका नाम था रेमंड लिंडमैन, ओके, क्या नाम है? रेमंड लिंडमैन। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम लोग 10% एनर्जी थ्योरी भी कह सकते हैं। 10% एनर्जी, ओके। ये जो सिद्धांत है, ये लॉ है, ये क्या कहता है इसको समझे। देखिए कोई पोषण स्तर है, ये
इसमें अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, सबसे पहले आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर आ जाएंगे, प्राथमिक उत्पादक, उसके बाद द्वितीयक या प्राथमिक उपभोक्ता आ जाएंगे, इसके बाद उपभोक्ता आएंगे, ये उत्पादक हो गया, ये उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ऊपर सबसे ऊपर जो होते हैं वो प्रीडेटर होते हैं, ठीक है ना, ओके, सर्वभक्षी। तो अब इसमें हम बात करें, जो ये प्राथमिक उत्पादक वाला लेवल है, पर यानी हम स्वपोषी स्तर की बात करते हैं, यहां पे ये मुख्य रूप से अपनी ऊर्जा के लिए किस पे निर्भर है, सनलाइट पर, ओके। जो सूर्य से आने वाली एनर्जी है उसी को ये अपने अंदर स्टोर करते हैं कार्बन प्रोडक्ट्स के रूप में, ठीक है ना, और वही आपका क्या होता है, यहां पे एनर्जी का कार्य करता है। तो ये हो गया, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसके पास एज्यूम करिए 100% एनर्जी है, किसके पास, इन वेजिटेशन के पास, प्राथमिक स्तर के, स्तर 1 पर 100% एनर्जी है। अब पोषण स्तर 2 पे चलेंगे, इसके ऊपर 3 है, इसके ऊपर 4 है, ऐसे ऊपर बढ़ता जाएगा। पोषण स्तर 1 से जब 2 में जाएंगे तब क्या होगा, तो लिंडमैन ने बताया कि जब हम पोषण स्तर 1 से 2 में जब जाएंगे, यानी ट्रांसफर होता है, तो वहां पे एनर्जी जो है ना वो 100% में से ओनली 10% ही ट्रांसफर होगा। कितने परसेंट, 10% ही जाएगी एनर्जी, और 90% जो एनर्जी है वो मेटाबॉलिज्म में और हीट में, ओके ना, इसके अंदर वो यूज हो जाती है, और वो हीट एनवायरनमेंट में अगेन ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो 10% ही जो बची हुई एनर्जी होती है वो अगले पोषण स्तर तक ट्रांसफर होती है। अब इस सेकेंडरी लेवल से हम थर्ड लेवल पे अगर हम जाएंगे तो इस 10% का भी 90% जो है वो लॉस हो जाएगा, और उसका 10% यानी 1% यहां पे पहुंचेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, एनर्जी की मात्रा कम होती जाती है, और जो प्रेडेटर या सबसे ऊपर होंगे, ओके ना, उनके अंदर एनर्जी की मात्रा जो स्टोर होगी वो सबसे कम होगी, ठीक है ना। इसलिए यहां पे देख रहे हैं हम लोग, जो प्राथमिक स्तर है यहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा है। क्लियर है, ओके। तो इनका यूज करेंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ऊपर वाले के यूज में एनर्जी कम है, ठीक है। तो इस तरीके से रेमंड लिंडमैन ने अपने 10% लॉ, एनर्जी के लॉ को दिया, जिसमें उन्होंने 10% को ट्रांसफर बताया और 90% को अदर एक्टिविटीज में, मेटाबॉलिज्म में और हीट में, उसमें लॉस को बताया कि उसकी वजह से ये लॉस हो जाता है। तो ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एक से दूसरे स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है, ये घटती जाती है। क्लियर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र आपका अवस्थित है। तो ये जो दीनदयाल हस्तकला संकुल है, ठीक है ना, हस्तकला बेसिकली हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम जो होते हैं, जो हाथ से बुनकर वगैरह होते हैं अपना बनाते हैं, ठीक है ना, कढ़ाई बुनाई बाकी चीजें जो होते हैं, ठीक है ना, कालीन वगैरह पहले हाथ से ये सब जो बनाए जाते थे, इन सब की बात मैं करूं तो दीनदयाल हस्तकला संकुल जो है, ये इन सब उद्योगों में जो कार्यरत कार्मिक हैं या लोग हैं, उनके इनकम को प्रमोट करने के लिए, उनके व्यापार को, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के संकुल का विकास किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें व्यापार सुविधा केंद्र बनाया गया ताकि उनको जरूरत के हिसाब से सुविधाएं प्रोवाइड की जा सके और वो अपनी व्यापार को वृद्धि कर सके। क्लियर है। तो ये दीनदयाल हस्तकला संकुल की बात करें तो इसमें देखें 2014 में इसको जो आपका था 2014 में, ठीक है ना, दीनदयाल हस्तकला संकुल, हाँ। और 2014 के बाद 2017 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। 2014 में वही नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जब आई, और 2017 में इसको बेसिकली क्या किया था, कंप्लीट रूप से लागू कर दिया गया, राष्ट्र को समर्पित जैसे करते हैं। तो ये आपका वाराणसी में एस्टेब्लिश किया गया है। कहां पे, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल, ठीक है। तो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोशन के लिए, प्रमोट करने के लिए, उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इनका निर्माण किया गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विद्यालय विश्वविद्यालय और गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान, ये दो अवस्थित कहां पे है भाई ये, तो इसकी बात करें हम तो ये मथुरा में, ओके, मथुरा जो है वहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया। 2001 में ये बनाया गया था,
ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या है, तो पशु चिकित्सा है, उससे संबंधित जो अध्ययन वगैरह ये सब कार्य किया जाता है। बाकी गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान भी यहाँ पे अवस्थित है, ठीक है ना, तो उसी से जुड़ा हुआ। तो ये कहाँ पे हो जाएगा आपका, ये मथुरा में करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में देखिए एक प्रश्न से, इन प्रश्नों को आप तैयार करें कि उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं ना, उनके जैसे कोई अनुसंधान संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह ये सब है, ओके, और इसके अलावा कुछ इस तरीके के संस्थान हुए, ठीक। तो इन संस्थानों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, मैचिंग के लिए आता है, ठीक है। तो इनको आप तैयार रखें अपना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। सुमेलित करना है, इधर दिया गया है फसल का नाम, इधर बीमारी का नाम, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं हम लोग। देखिए इधर फसल है, इधर आपकी बीमारियां है। इधर देखिए हम नंबर 1 गन्ना। गन्ना जो है इसमें एक रेड रस्ट रोग जो होता है, ठीक है ना, रेड रॉट कहते हैं उसको हम लोग। तो इन गन्ने के जो फसल होती है उनमें क्या होता है, लाल रंग की इस तरीके से धारियां दिखाई देने लगती हैं, और वहां से वो जो गन्ना होता है वो खराब हो चुका होता है, ठीक है ना। तो रेड रॉट ऐसी लाइनिंग जो दिखाई देती है, ये गन्ने में देखने को मिलता है। क्लियर है, ओके। धान की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण, इससे जुड़े हुए जो रोग है उसमें खैरा रोग बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। धान से जुड़ा हुआ खैरा रोग बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका इसके अलावा कुछ और भी रोग है, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल और बता दूं आपको धान से, जैसे झुलसा रोग हो गया, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं खैरा के साइड में, झुलसा, ठीक है। इनके नाम आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा झुलसा के अलावा और कौन हो गया भाई, नेक ब्लास्ट होता है, ठीक है। नेक ब्लास्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जाने दीजिए। और पत्र लांछन, पत्र लांछन, पत्र मतलब पत्ता उसका, लांछन, ओके, इस तरीके का कुछ रोग है। और इसके अलावा कुछ खैरा रोग हो ही गया आपका, झुलसा ब्लास्ट रोग हो ही गया। तो ये महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, किससे जुड़े हुए हैं, धान से। बेसिकली इसमें धान के जो बीज होते हैं ना वो खराब हो जाते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, जल जाती हैं, ठीक है ना। और उनके चारों ओर क्या होता है, इस तरीके के ब्राउन या ग्रे टाइप के पैचेस पड़ जाते हैं, ठीक है ना। और ये फसल को धीरे धीरे समाप्त कर देती है या खत्म कर देती है, ठीक। तो ये खैरा रोग जो है किससे जुड़ा हुआ है, धान से। आगे चलते हैं हम लोग, अरहर। अरहर जो हुआ और ऐसे कुछ तिलहनी फसल हुई, ठीक है ना, इनमें आपका कौन सा रोग मिलता है भाई, उकठा रोग जो होता है वो इनसे जुड़ा हुआ है। क्लियर है। इसके अलावा उकठा रोग जो होता है, चना, चना भी ध्यान रखिएगा, इससे भी जुड़ा हुआ है, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो उकठा रोग हो गया आपका इससे। और आलू जो है, आलू में अगर हम बात करें तो इसमें झुलसा रोग जो लेट ब्लाइट होता है ये होता है। क्लियर है, ओके। तो आपका ये आंसर हो गया, इसको मैच कर लीजिएगा। गन्ना हो गया रेड रोग, ओके। और इसके बाद क्या हो गया, धान हो गया आपका खैरा रोग, अरहर हो गया आपका उकठा रोग, और आलू हो गया आपका झुलसा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इन रोगों को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। एक अपने पेपर पे कहीं पे लिस्ट बना लीजिए। धान से जुड़ा हुआ रोग, चना हो गया, भिंडी हो गया, ठीक है ना। और इसके अलावा अरहर वगैरह ये जो दालें हैं इनसे जुड़े हुए रोग, ठीक। गेहूं से जुड़ा हुआ रोग, ये 4-5 कुछ फसल है, सभी के नहीं, इन 5-6 फसलों के आप उनके रोग, ठीक है ना, एक साइड में लिख लीजिएगा किसकी वजह से होते हैं। ये सारी चीजें भी आप लोग वहां पे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग सीधे। संस्थान है, इधर स्थिति दी गई है। देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कहां पे है भाई, आपका ये पड़ेगा आपका पौधा सुरक्षा, ठीक है, हो गया आपका लखनऊ, ठीक। गन्ना अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी ब्यूरो कहां हो गया, ये न्यू दिल्ली। क्लियर है, ओके। और राष्ट्रीय पौधा सुरक्षा प्रशिक्षण जो है संस्थान, पौधा सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, ओके, इसका कहां पे है, ये हैदराबाद में हो गया। और गेहूं अनुसंधान निदेशालय, बड़ा महत्वपूर्ण, गेहूं अनुसंधान ये डायरेक्टोरेट है, निदेशालय जो कि आपका कहां पे है, करनाल हरियाणा में पड़ेगा ये आपका। क्लियर। तो आपका ये मैचिंग के लिए हो गया, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। क्लियर, ओके। देखिए इन संस्थानों के बारे में ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत
नहीं है, इनका ज्यादा यूज इस एग्जाम में नहीं है, ना मुख्य परीक्षा में ना प्रारंभिक परीक्षा में। ओके, बस इनके बारे में इतना कि भाई ये संस्थान कहां पर है, बस इतनी बात याद रखें, ठीक है ना। ओके, बाकी घुसने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लोड मत लीजिएगा इन सब चीजों का। ओके, बस आप इनकी लोकेशन याद रखें, इतना सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, इसको कहते हैं हम लोग डीप इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी शब्द जो है उसका प्रयोग किया था। देखिए डीप इकोलॉजी जो शब्द है ये बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये एक तरीके का फिलॉसफी है जिन्होंने दिया, पहले बता दूं किसने दिया, अर्नेस्ट नेस ने। ओके, नॉर्वेजियन एक इकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इस सिद्धांत को दिया डीप इकोलॉजी। इट इज अ फिलॉसफी, फिलॉसफी कैसी फिलॉसफी, टू अंडरस्टैंड इकोलॉजी, इकोलॉजी। और ये जो है ये ऐसी फिलॉसफी जो कि इंसानों को, मनुष्य को प्रकृति से जोड़ती है, ठीक है ना, प्रकृति के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए इनमें इस तरीके की भावनाओं को जागृत करती है, ठीक है, ताकि वो जो फॉरेस्टेशन होता है, प्लांटेशन होता है, इन तरीके की प्रक्रियाओं को संलग्न हो सके, उनको बढ़ावा दे। क्लियर है? ओके, तो डीप इकोलॉजी एक तरीके की फिलॉसफी है जिसको इन्होंने दिया था, अर्नेस्ट नेस ने दिया था। क्लियर है? ईयर था वो 1972 के अराउंड में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था डीप इकोलॉजी का, ठीक। ओके, तो इतनी बात आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ दो टर्म्स और हैं, ये भी कई बार एग्जाम में आए हुए, जैसे मैं बात करूं आपको इकोलॉजी, इकोलॉजी, और एक शब्द है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो वर्ड है ये दिया था टांसले ने, किसने दिया था, टांसले ने ये वर्ड दिया था इकोसिस्टम। ओके, 1935 में। ओके, ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पे याद रख सकते हैं आप लोग। इकोसिस्टम किसने दिया था भाई, ये टांसले ने दिया था 1935 में। और जो आपका इकोलॉजी है ना, इकोलॉजी 1869 में इस वर्ड को दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने, अर्नेस्ट हैकेल। ओके, तो ये दो स्कॉलर जो है जूलॉजिस्ट रहे हैं। ओके, और इन लोगों ने इस जो इकोसिस्टम और इससे जुड़े हुए ये कॉन्सेप्ट है महत्वपूर्ण, जिसमें हम बात करें सबसे पहले इकोलॉजी। ये जो शब्द है, ये इकोलॉजी शब्द जो था सबसे पहले यूज इन्होंने ही किया, किसने, अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में इसको दिया। बाद में और स्कॉलर्स ने फिर इसको अपने हिसाब से डिस्क्राइब किया। और इकोसिस्टम जो शब्द है इसको सबसे पहले किसने दिया था, एजी टांसले ने दिया था। और ये भाई 1935 में इन्होंने इस वर्ड को दिया था। क्लियर है? ओके, तो ठीक। और डीप इकोलॉजी मैंने बता ही दिया, अर्नीज नेस जो थे इन्होंने दिया था 1972 के अराउंड में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? ओके, क्या है, पढ़ते हैं इसको। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण, बिल्कुल सही बात है, समस्त जीव और उनके आसपास का जो भौतिक पर्यावरण है का प्रतिनिधित्व करता है। एकदम एग्जैक्ट उसकी डेफिनेशन है। ओके, तो ये उसको आप याद रख सकते हैं उसकी डेफिनेशन के तौर पे। तो ये सही बात है। यह एक कार्यशील इकाई है, बिल्कुल सही बात है। इसमें सभी स्तर के जो जीव हैं, चाहे स्वपोषी हो, परपोषी हो, सभी कार्यशील हैं। ओके ना, और सबका अपना अपना योगदान है। ओके, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, बिल्कुल ठीक बात है। ओके, और यह एक बंद तंत्र होता है। तो ये जो ऑप्शन डी है ना, ये गलत है। देखिए, इकोसिस्टम जो होता है वो ओपन सिस्टम होता है, ना कि क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है, ये एक ऐसा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं ओपन सिस्टम का, समझिएगा। मान लीजिए यहां पे कोई लैंड है, लैंड, और इधर आपका कोई एक वाटर बॉडी है, मान लीजिए ये हो गया आपका तालाब, तालाब। क्लियर है? एक छोटा सा तालाब। अब देखिए ये क्या है, इकोसिस्टम। ये ओपन सिस्टम कैसे होता है, जो यहां पे जीव है ना या मैटर है वो यहां से यहां पे, स्थल पे, और स्थल से इस जल में जाते, जैसे हम फ्रॉग, मेंढक वगैरह ले लें, और कुछ जीव होते हैं तो वो यहां से मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। तो उनका जो ट्रांसफर होता है, या उसको हम लोग कह सकते हैं एक्सचेंज होता है, ओके, वो यहाँ पे पॉसिबल होता है और इजीली होता रहता है, ठीक, एक्सचेंज। तो इसमें ओपन सिस्टम में यही दो चीजें होती हैं। पहला होता है मैटर, मैटर इसका एक्सचेंज होता है,
एक्सचेंज होता है। ओके, यानी इसमें जीव आ जाएंगे, पदार्थ आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, ये सारी चीजें ये ट्रांसफर है या एक्सचेंज होती रहती है एक स्थल से दूसरे या एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में। ओके, और दूसरा है इसमें एनर्जी। एनर्जी जो है, एनर्जी भी एक्सचेंज होती रहती है, ये भी एक्सचेंज होती रहती है। क्लियर है? ये क्लोज्ड सिस्टम होता तो ना तो उसमें मैटर जो है ये एक्सचेंज, एनर्जी तो एक्सचेंज हो जाती, लेकिन क्लोज्ड सिस्टम में ये मैटर जो है ना ये एक्सचेंज नहीं होता, वो पार्टिकुलरली उसी में। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको एक्वेरियम का। एक्वेरियम होता है ना आपके, जैसे घरों में देखा होगा कुछ लोग रखते हैं, तो अपना एक ग्लास का स्ट्रक्चर हो गया, उसके अंदर पानी, उसमें फिशेस जो और ये कछुआ छोटे छोटे और अदर जो प्लैंक्टन्स वगैरह या कुछ भी इस तरीके के उसमें एक छोटा सा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाया जाता है। तो वो इकोसिस्टम क्या है? वो क्लोज्ड इकोसिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना। उसको क्या किया गया? आर्टिफिशियली हमने तैयार किया है, और केवल वो उसी ग्लास के बॉडी के कवर के अंदर है, ठीक है ना। मैटर कहीं बाहर के एनवायरनमेंट में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका क्लोज्ड हो गया। लेकिन एनर्जी क्या है भाई? एनर्जी की तो ट्रांसफर होगा ही, उसमें एक्सचेंज होगा ही। क्यों? क्योंकि वो उन जीवों को या तो सनलाइट या फिर कोई जो आर्टिफिशियल लाइट है जो हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, उस पे वो डिपेंडेंसी है एनर्जी के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या है? एनर्जी तो रहेगी, लेकिन पार्टिकल्स जो या मैटर्स जो है उनका एक्सचेंज क्लोज सिस्टम में नहीं होता। जबकि ओपन सिस्टम जो इकोसिस्टम है वो ओपन सिस्टम है, और उसमें एनर्जी और मैटर ये दोनों ही एक्सचेंज होते रहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी, बाकी आपके सही हो जाएंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं, यानी किसी स्थान विशेष पर जितने भी जीवों की प्रजातियां होती हैं, ठीक है ना। ओके, तो यही आपकी क्या कहलाती है? जैव विविधता। जैव यानी जो बायोलॉजिकल वहां पे एलिमेंट्स है उनमें विविधता, विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल एलिमेंट्स अवेलेबल हो, उसको जैव विविधता वहां पे कह दिया जाएगा सिंपली। ओके, तो यहां पे देखिए किस जगह पे, तो इधर कुछ आपके बायोम दिए गए हैं, इन बायोम में देखना है कि कौन से में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी होती है। तो अगर हम देखें तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, ठीक है ना, ये हमारा ग्लोब, इस पे हो गया आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा के लगभग 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ वाला एरिया ले लें, तो इस एरिया में आपको लगभग कौन सा क्लाइमेटिक रीजन देखने को मिलता है? विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश। और इस प्रदेश की खासियत क्या होती है? यहां पे तापमान अधिक, वर्षा अधिक, ओके, आर्द्रता, वायुमंडल में आर्द्रता, नमी, ये सब अधिक होती है। क्लियर है? ओके, और वर्षा जो होती है वो कैसी होती है? वर्ष भर होती है, ठीक है ना, कोई एक स्पेसिफिक सीजन नहीं, बल्कि यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश होता है ना, यहाँ पे जो मृदा होती है ना उसमें साल भर नमी की मात्रा बनी रहती है, और जो एक आइडियल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन हो जाता है कि यहाँ पे वेजिटेशन डेवलपमेंट हर मंथ में हो सकते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए इन सब एरिया में आपको क्या मिलेगा? सदाबहारी वनस्पतियां मिलती हैं, ठीक है ना, जो 12 मास, ठीक है ना, सभी मंथों में हरी भरी बनी रहती है। तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं, इसीलिए इनको वर्षा वन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक घने होते हैं और वर्षा यहाँ पे अधिक मात्रा में होती है। घने हो गए, नमी यहाँ पे अधिक होती है, दलदली क्षेत्र भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना, मार्शलैंड जिनको कहते हैं हम लोग, तो जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसका एग्जांपल हो जाएगा। अब इन क्षेत्रों में चाहे वनस्पतियों की बात करें चाहे जीवों की बात करें हम लोग, उनकी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं, ठीक है ना। तो यहां डाइवर्सिटी बहुत अधिक होती है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई? यहाँ पे मेला दिया हुआ है, यहाँ पे स्थान दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है, एक अपना मेले का क्वेश्चन तैयार रखिएगा, यानी आर्ट एंड कल्चर का तैयार रखिएगा। यहाँ पे मेला और लोकेशन ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप रेडी रखें, ठीक है ना, एग्जाम में आपको सीधे देखने को मिलता है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मेले हैं, यहाँ पे स्थान है। देखिए कैलाश मेला, कैलाश मेला ये बेसिकली आपका आगरा जो है वहां पे यमुना नदी के तट पे कैलाश मंदिर, और उसी मंदिर में वहां पे आसपास जो ये इस मेले का आयोजन किया जाता है। मुख्य रूप से इस मेले का आयोजन जो आपका सावन का महीना होता है ना, उस समय यहाँ पे ये मेला लगता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण मेला है आगरा के लिए।
ठीक है। दूसरा चलते हैं नौचंदी मेला, नौचंडी या नौचंडी मेला भी कहते हैं इसको हम लोग। तो ये कहां पे लगता है, ये मेरठ में लगता है, ठीक है। ओके, कालिंजर मेला जो है, कालिंजर, ओके, ये कालिंजर जो है आपका, ये एरिया पड़ेगा आपका बांदा डिस्ट्रिक्ट में। और कालिंजर वहां पे एक फोर्ट है, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो कालिंजर अभियान पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो कालिंजर फोर्ट जो है दुर्ग, जो कि एक अपराजय दुर्ग है, ठीक है ना। ऐसा दुर्ग था जिसको जनरली मान्यता ये थी उसको कोई आसानी से नहीं जीत सकता। ये कहां पे है भाई, बांदा डिस्ट्रिक्ट में। और इसी कालिंजर दुर्ग में एक मंदिर है, ठीक है ना। और वहां पे ये मान्यता है कि जब समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था ना, तो भगवान शिव ने उसको पिया और उसके बाद उन्होंने उस विष की जो ज्वाला है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसको शांत करने के लिए यहीं पे वो जो मंदिर है, शिव मंदिर, ओके, कालिंजर फोर्ट में, वहां पर उस शिव मंदिर में उन्होंने तपस्या की वहां पे और उसकी इंटेंसिटी को, उस ज्वाला को शांत किया। क्लियर है। तो ये मान्यता है बेसिकली। और यहां पे ही आपका कालिंजर मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा के समय पे लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के समय पे लगता है। क्लियर है। तो ये कहां पे हो गया, बांदा में। और सोरो मेला, इसको सोरो मेला भी कहते हैं हम लोग, SORON, ये बेसिकली एटा, ओके, और कासगंज वाला जो एरिया है, कासगंज और एटा, इन एरियाज में ये आपका ये मेला लगता है। क्लियर है। तो 1 2 3 4 सीधे 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। कौन सी एक नदी वर्ष 1960 में सिंधु जल की संधि के अधीन नहीं आती। देखिए आपको पता होगा ये सितंबर 1960 की बात है, जब इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों के मध्य नदियों को लेके विवाद चल रहा था कि सिंधु और इसकी सहायक नदियां हैं, इस पे कौन नदी का किसका अधिकार होगा, कौन उसका यूज करे, कौन नहीं करे, ठीक है। तो ऐसे मामले में इन दोनों देश के बीच में मध्यस्थता करने के लिए कौन आया भाई, वर्ल्ड बैंक आया, ठीक है ना। और इस वर्ल्ड बैंक ने इनके मध्यस्थता करके यही सितंबर 1960 में एक संधि की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु नदी जल समझौता, जल समझौता। शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी डिटेल आपको पता है तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। समय कम है तो इसलिए ज्यादा डिटेल यहां पे नहीं दे सकता, लेकिन बेसिक बात बताऊं मैं, क्या है ये सिंधु नदी जल समझौता। तो जो सिंधु नदी है ना, और उसके बाद आपकी जो इसकी सहायक नदियां जो नीचे आके मिलती हैं इंडिया और पाकिस्तान से, तो इसमें बात करूं मैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है। ये नदियां आके आपस में मिलती हैं, फिर बाद में जाके सिंधु में मिल जाती हैं। क्लियर। और ये हो गया आपका सिंधु। तो सिंधु हो गया, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज कहां गया, सतलज। ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में भी ऐसे ही है, इनको याद रखिए। अब इसमें देखिए, ये जो सिंधु, झेलम और चेनाब है ना, इन तीनों नदियों को कौन सी नदी बोला गया, पश्चिमी नदी, पश्चिमी नदी इस सिंधु नदी तंत्र की। और रावी, व्यास और सतलज इसको बोला गया पूर्वी नदी। भाई ये पूरब में, वो उधर पश्चिम में, पूर्वी नदी, ओके। और इन पूर्वी नदियों पे किसको अधिकार दिया गया, भारत की अथॉरिटी दी गई, ओके। यानी इसका मैक्सिमम जल का यूज जो भारत करेगा उस पे पावर प्रोजेक्ट, डैम वगैरह ये सब बना सकता है। और इन नदियों पे किसको अथॉरिटी दी गई, पाकिस्तान को इनकी अथॉरिटी दी गई। तो 3 नदियां भारत को, 3 नदियां पाकिस्तान को दे दी गई। ऊपर की 3 नदियां पाकिस्तान, नीचे की 3 नदियां वो भारत, ठीक है। तो 1960 में ये समझौता हुआ था। तो जिसमें अगर हम देखें रावी, चेनाब, व्यास, ये तो इसमें शामिल है। तिस्ता नदी इसकी पार्ट नहीं है, तो तिस्ता आपका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ज़ेरोफाइट वनस्पति अधिकतर पाई जाती है। ज़ेरोफाइट मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं मरुदभिद, मरुदभिद पौधे, यानी ऐसे पौधे जो मरुस्थल में उत्पन्न होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, घास के मैदान एवं मरुस्थलों में जो पौधे उत्पन्न होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, ज़ेरोफाइट वनस्पति कहते हैं। क्लियर है, सिंपल सा टर्म था। गंगा वाराणसी एक प्रजाति है। तो गंगा वाराणसी, देखिए ये भी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है, आपको फसल और उनकी प्रजातियों के बारे में, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, आंवला हो गया, ठीक है ना, अमरूद हो गया, आम हो गया, ये कुछ ऐसे फसलें हैं या फल हैं जिनके बारे में, उनकी प्रजातियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो ये किसकी प्रजाति है, आंवला की प्रजाति है, ओके। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं जरा
कि आंवला का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में किस जिले में होता है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ओके, तो यहां पे ये हो जाएगा आपका कानपुर में अवस्थित है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। ठीक, तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन है। अनुसंधान संस्थान मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी संस्थान है इस तरीके के रिसर्च इंस्टीट्यूट या जो भी, वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इनकी लिस्ट बना के आप रेडी रखें, उनको रिवाइज करें। कंटिन्यू। ओके, ये पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए अवस्थिति में क्रम, तो इसमें हमें किधर से किधर चलना है? दक्षिण से उत्तर की ओर। ओके, चलिए देखते हैं भाई। इसमें कह रहा है कैमूर, पीर पंजाल, नागा पहाड़ियां, सतमाला हिल्स। ठीक है, तो इसमें देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर चल रहे हैं। सतमाला हिल्स पहले आएंगे हम लोग, ठीक है, जो सतपुड़ा है इसके इधर सतमाला हिल्स। ठीक है, तो सतमाला हिल्स हो गया यहाँ पे आपका। ऊपर देखें हम लोग कैमूर पहाड़ियां, जो विंध्य रेंज है, विंध्य का ही सबसे ईस्टर्न जो एक्सटेंशन है, जो कि मध्य प्रदेश और बिहार में सासाराम तक फैला हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं कैमूर पहाड़ियां। कैमूर, ये सतमाला हो गया। ओके, इसके बाद हम बात करें नागा पहाड़ियां की, तो ये नागालैंड वाला जो एरिया है ना, नागालैंड, ओके, यहां पे हो गया आपका नागा हिल्स, नागा हिल्स। ओके, और आपका पीर पंजाल, पीर पंजाल जो हो गया ये आपका ऊपर हो गया। पीर पंजाल जो कि लघु हिमालय की श्रेणी है, लघु हिमालय की श्रेणी है। इसकी दो श्रेणियां हैं, पीर पंजाल और धौलाधर। तो पीर पंजाल इसी की ही श्रेणी है। ठीक है, और पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के मध्य ही क्या है? आपका कश्मीर घाटी अवस्थित है। ठीक है, और जबकि पीर पंजाल और धौलाधर के मध्य कौन है? आपका कुल्लू घाटी अवस्थित है। क्लियर है? ओके, तो यहां पे आके पीर पंजाल हो गई। तो अगर दक्षिण से उत्तर में चले, सतमाला, फिर उसके बाद कैमूर, नागा और आपका पीर पंजाल। तो 1 2 4 3। ओके, आंसर बी इज करेक्ट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। इधर आपके माउंट दिए गए हैं, अल्बुर्ज है ये, और यहां पे आपको उनकी लोकेशन दी गई है। ठीक है, देखिए माउंट अल्बुर्ज की बात करें, ये कहां पे है? ये आपका है ईरान में। ओके, अल्बुर्ज। एकांकागुआ, एकांकागुआ आपको पता होगा, माउंट एकांकागुआ एंडीज पर्वत है, उसी की एक चोटी है जो कि, और आपका ये कहां पे सिचुएटेड है भाई? एक वॉल्केनिक माउंटेन है, और ये आपका अर्जेंटीना में, ओके ना, जो चिली और अर्जेंटीना का बॉर्डर है, तो बेसिकली अर्जेंटीना में सिचुएटेड है माउंट एकांकागुआ। और माउंट किलिमंजारो, ये भी आपका, इसको सुषुप्त ज्वालामुखी भी मान सकते हैं। तो किलिमंजारो जो है ये आपका तंजानिया में, ओके, तंजानिया में सिचुएटेड है। और माउंट किनाबालू जो है ये मलेशिया में है। ठीक है, तो ये इसका लोकेशन हो जाएगा, आप इसको मैच कर लें, क्या हो जाएगा आंसर? 2 4 1 3। ओके, 2 4 1 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर, आगे बढ़े भाई। दादरी, चुनार, चुर्क, डाला, ओके, ये लोकेशंस हैं, सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। देखिए ये जो लोकेशन है ना, मुख्य रूप से मिर्जापुर सोनभद्र वाला जो एरिया है, यानी विंध्य बेल्ट है ना, उसमें ये अवस्थित है। और वो जो एरिया है विंध्य वाला, ये क्षेत्र है, ये मुख्यतः जो चूना पत्थर, डोलोमाइट, इसलिए बड़ा फेमस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये क्षेत्र जो है डोलोमाइट, चूना पत्थर, ठीक है ना, इन सब के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, और इनका जो प्रयोग होता है वो किसको बनाने में किया जाता है? सीमेंट के लिए बेसिकली किया जाता है, एज अ रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ के रूप में। ठीक है ना, तो सीमेंट उद्योग इसी वजह से इन सब क्षेत्रों में बसे हुए हैं। क्लियर, इतनी बात। तो ये किससे जुड़े हुए हैं? सीमेंट उद्योग से जुड़े हुए हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान काउंसिल, ये काउंसिल है, संस्थान नहीं। उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है, तो ये आपका हो जाएगा कहां पे भाई? शाहजहांपुर। ठीक है ना, और अनुसंधान संस्थान जो था वो लखनऊ हमने देखा था, तो ध्यान रखिएगा काउंसिल है दिया हुआ कि संस्थान दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। काउंसिल मतलब परिषद, परिषद। ओके, गन्ना अनुसंधान परिषद भी दे सकता है या काउंसिल दे दे, तो आपका शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान, इंपॉर्टेंट, तो ये भाई आपका कहां हो जाएगा? वनस्पति शोध संस्थान है, तो लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलें आगे। उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है स्थित है, तो ये जो उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, इसकी बात करें हम लोग, अरे कहां गया,
हाँ, ये कहाँ पे अवस्थित है? प्रयागराज में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये आया हुआ है। तो हमारा जो उत्तर मध्य क्षेत्रीय एरिया है, इसमें अगर हम देखें तो इसको सांस्कृतिक केंद्र के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। किसको? प्रयागराज को, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? तो चले, इतने क्वेश्चन थे ये आपके, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हमने, तो एग्रीकल्चर के भी, उससे जुड़े हुए रोग वगैरह ये सब हमने देखे। ओके, तो आज के प्रश्न इतने ही। आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा, अपनी तैयारी पूर्ण रूप से जारी रखें, ठीक है ना, ताकि अंत तक, ओके, और एनर्जी अपनी कंटिन्यू बनाए रहे, मोटिवेट रहें। रिमेनिंग ये आपका नवंबर और दिसंबर का टाइम है आपके पास, ठीक है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग अपनी तैयारी को और साथ ही साथ प्रैक्टिस और रिवीजन, ये दो चीजें कंटिन्यू करते रहे, ठीक है ना, सिलेक्शन अवश्य होगा। क्लियर है? तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।